भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना। ड्रामा सब जानते हैं और ड्रामा क्यों हो रहा है आप स्वयं समझदार हैं। हम जब गठबंधन में आए तब भी ये निर्णय हमारे बड़े भाई अखिलेश भैया ने ही लिया था और आगे भी हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये निर्णय भी वही लिया। पीडीए 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 चिल्ला चिल्ला के आप पीडीए आसमान सर पे उठाए हैं और ये 3 नाम आपने घोषित किए, इसमें कहाँ है पीडीए? नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। आज हम बात करेंगे यूपी में राज्यसभा चुनाव की, जिसमें काफी गहमा गहमी चल रही है। कुल 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। 10 उम्मीदवार आने हैं राज्यसभा में। बीजेपी के कोटे में 7, लेकिन उसने 8वां उम्मीदवार भी अपना घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कोटे में 3 है, लेकिन उनको 1 वोट की कमी पड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार घोषित करके सबको चौंका दिया है। संजय सेठ ने आज ही अपना नामांकन दाखिल किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हैं, अपना दल से आती हैं और उनकी यूपी में सियासत में एक अपनी पहचान है, क्योंकि वो सोनेलाल पटेल जो वहाँ के विधायक रहे, उनकी पुत्री हैं और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल है, वो उनकी बहन है। तो इस समय खबर ये भी आ रही है कि पल्लवी पटेल काफी नाराज हैं और नाराज इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी माताजी कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा का टिकट मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने जो घोषणा की है उसमें उनका नाम नहीं है। इसके बाद वो लगातार नाराज चल रही हैं, बयान भी दे रही हैं और वो कह रहे हैं, वो ये भी कह रही है कि मैंने जो एक बार सोच लिया, जो ठान लिया, वो करके रहती हूँ। तो आखिर वो क्या करने वाली है? जबकि दूसरी तरफ आशीष पटेल, जो पल्लवी पटेल की बहन के पति हैं, अपना दल एस मतलब सोनेलाल पटेल, अपना दल सोनेलाल पटेल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि अगर वो हमारी पार्टी में मतलब एनडीए में आ जाती हैं तो उनका स्वागत है और भी बातचीत करने को तैयार है, लेकिन उनकी भी एक छोटी सी शर्त है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि यूपी के राज्यसभा चुनाव में क्या बहुत बड़ा खेला हो गया। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र राय भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। हम पहले इनसे बात करते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि गणित का खेल है। राज्यसभा चुनाव में कुल 10 सीट यूपी कोटे से आने हैं, 10 उम्मीदवार आने हैं वहां से, लेकिन बीजेपी के कोटे से तो 7 ही था, लेकिन आज उन्होंने 8वां उम्मीदवार संजय सेठ को प्रत्याशी बना करके सबको चौंका दिया है। हमें भी जरा गणित समझाइए क्या है। देखिए, जब सियासत की बात होती है तो एक बात कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और इस वजह से यहाँ का गणित जो है सबसे महत्वपूर्ण है। 403 विधानसभा की सीटें हैं, वही विधान परिषद की 100 सीटें हैं। राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 7 प्रत्याशी बनाए थे, लेकिन 8वें प्रत्याशी संजय सेठ है जो आज नामांकन किए हुए हैं। आपको बता दें कि संजय सेठ समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनका टेन्योर खत्म हो रहा था। ऐसे में संजय सेठ ने नामांकन करके यूपी की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है, क्योंकि विधायकों की जो संख्या है वो कम है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए जितने वोट चाहिए वो संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी खड़े किए हैं, जिसमें तीसरे प्रत्याशी के लिए कुछ वोट कम पड़ रहे हैं। हालांकि पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, विधायक हैं, उनका कहना है कि पीडीए गठबंधन ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है उनमें पीडीए नहीं है। ऐसे में पल्लवी पटेल का कहना है कि वह मतदान नहीं करेंगी। ऐसे में अगर पल्लवी पटेल मतदान नहीं करती हैं, राजा भैया की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है
और कांग्रेस के लोग किसके साथ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में 8वीं सीट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनको लेके और समाजवादी पार्टी के जो तीसरे प्रत्याशी है उनके लेके अभी गणित फंसी नजर आ रही है। दिव्येंदु, आपसे आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले पल्लवी पटेल आखिर नाराज क्यों हैं और वो क्या कह रही हैं, वो हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को। जिस नारे के साथ हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस नारे का एक बहुत प्रमुख चेहरा है। और ऐसे में कहीं अगर पार्टी के अंदर उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी होती है तो जिस कद के वो नेता हैं उससे आहत होना स्वाभाविक है। और उनका जो डिसीजन है वो इसी के परिणाम स्वरूप है। हम जब गठबंधन में आए तब भी ये निर्णय हमारे बड़े भाई अखिलेश भैया ने ही लिया था और आगे भी हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये निर्णय भी वही लेंगे। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटती। अगर हम पीडीए के नारे को जमीन पे साकार रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बल्कि उससे आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है। कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि आप या कृष्ण पटेल जी या किसी ऐसे, ये आपकी चाह शायद नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी ऐसी कोई चाह मेरी। आपने एक और, आप जब उनसे पूछा गया राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव से आपके बारे में, तो उन्होंने कहा जिसको वोट देना है दे, ना देना है ना दें, और अगर कोई नहीं देता है तो गिनती होती है और फिर उसके बाद सदस्यता भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं एक एक्शन की भी बात सामने नजर आई है उनके बयान में। देखिए, अब उनके बारे में क्या कहें। उनके बारे में जब श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत कुछ कह गए हैं तो अब मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। इससे आपको कोई आपत्ति, नाराजगी, कुछ ऐसी चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से इस्तीफा दिया और उसके बाद देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता उनका विरोध कर रहे थे, तो वहीं कई लोग उनके सपोर्ट में आए, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही थी कि एक राष्ट्रीय महासचिव के बयान को निजी बताया जाता है और दूसरे को पार्टी का बताया जाता है, जो आपके केस में भी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं पुनः कह रही हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत कद्दावर नेता हैं। एक लंबी जर्नी रही है उनकी सामाजिक न्याय को लेकर के, और जिस नारे के साथ हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस नारे का एक बहुत प्रमुख चेहरा है। और ऐसे में कहीं अगर पार्टी के अंदर उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी होती है तो जिस कद के वो नेता हैं उससे आहत होना स्वाभाविक है। और उनका जो डिसीजन है वो इसी के परिणाम स्वरूप है। आने वाले समय में आप या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या पार्टी से अलग होने का सोच रहे हैं? देखिए, पहले हम जब गठबंधन में आए तब भी ये निर्णय हमारे बड़े भाई अखिलेश भैया ने ही लिया था और आगे भी हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये निर्णय भी वही लेंगे। आपकी तरफ से अभी और कोई चीज कहना कि जैसे पीडीए या उन्होंने जो अपने आप को कहा कि एमएलसी, तो उसके बाद आप वोट अब करेंगी कि नहीं करेंगी? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटती। आपके वोट ना करने की वजह से जो तीनों कैंडिडेट की इक्वेशन है वो बिगड़ सकती है, नंबर ऑफ जो वोटर्स चाहिए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद उनका एक राज्यसभा सांसद। देखिए, अगर हम पीडीए के नारे को जमीन पे साकार रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बल्कि उससे आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है। तो ये बहुत जी देवेंद्र जी, आपने सुना पल्लवी पटेल कह रही हैं सिर्फ राज्यसभा का मसला नहीं है, ये पीडीए को बुलंद भी कर रही हैं और कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मांग रखी है और जिसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं ये समर्थन कर रही हैं कि उनके साथ जो है पार्टी में सही व्यवहार नहीं हुआ और वो कद्दावर नेता हैं। दूसरी बात ये है कि पल्लवी पटेल अगर समाजवादी पार्टी से भाजपा में एनडीए के साथ अगर जाती हैं तो इसका मतलब क्या इम्पैक्ट रहेगा उस इलाके में जहां से ये आती हैं? देखिए, पल्लवी पटेल से कल मैंने ही बात की थी भारत एक्सप्रेस की तरफ से, और स्वामी प्रसाद मौर्य से भी मैंने बात की, तो पल्लवी पटेल का कहना था कि समाजवादी पार्टी ने जो 3 प्रत्याशी बनाया राज्यसभा चुनाव के लिए उसमें पीडीए नहीं है। उनका कहना था कि जया बच्चन जो है ना वो पिछड़ी है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। जो रंजन है, आलोक रंजन, वो भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से नहीं आते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से मैंने मिलने का प्रयास किया लेकिन पिछले 2.5 महीने में मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि मेरे साथ भेदभाव होता था, मेरे बयान को व्यक्तिगत बताया जाता था, जबकि दूसरे महासचिव के बयान को पार्टी का बयान माना जाता था। तो मैंने उनसे पूछा स्वामी प्रसाद मौर्य से, तो ऐसे में जब आपका अपमान हो रहा है तो क्या आप समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे, क्या किसी अन्य विकल्प की तलाश में रहेंगे? उन्होंने कहा कि गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। वहीं अगर पल्लवी पटेल गठबंधन से अलग होती हैं तो बहुत ज्यादा
पल्लवी पटेल जो है जहां से लड़ेंगी वहां प्रभाव डाल सकती हैं। उसके इतर किसी अन्य सीट पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जो है, अनुप्रिया अपना दल सोनेलाल से जुड़ी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है। पहले से कुर्मी समाज, जिस समाज की ये ठेकेदारी करते हैं या जिस समाज का ये नेतृत्व करने की बात कहती हैं, उस समाज के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के पास पैकेज में पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री हो या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, विधायक, एमएलसी ढेर सारे हैं। ऐसे में उनके छोड़ने और जाने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। अब दुर्गेंद्र जी, एक और बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राज्यसभा में बीजेपी जो अपने 8वें उम्मीदवार की घोषणा की है उन्होंने, और उनको मुझे जहां तक जानकारी है वहां कम से कम 10 वोटों की कमी है, जबकि समाजवादी पार्टी को तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 वोट की जरूरत है। तो क्या बीजेपी 10 वोट कहां से लाएगी? क्या इक्वेशन लग रहा है? क्योंकि अपना दल अगर उसमें आ भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनका जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राम गोपाल यादव ने आज ही कहा है कि अगर वो अपना वोट डालती हैं तो उसका परिणाम जानती हैं वो, मतलब कि उनका मतलब उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी आखिर क्या है कि बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़े हैं, हमारा मतलब 8वां उम्मीदवार भी जीतने वाला है। संजय सेठ भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। देखिए, चुनाव में परिणाम आने से पहले हर एक प्रत्याशी कहता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ। हालांकि संजय सेठ बड़े मैनेजर हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बिल्डर हैं, और ऐसे चुनाव में देखा जाता है कि विधायक जो है पाला बदल लेते हैं। अगर कुछ विधायक पाला बदलते हैं तो संजय सेठ के लिए अच्छी खबर होगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और देखिए, लहर तो है, साफ तौर पे हर व्यक्ति को लहर दिख रही है। तो ऐसे में इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि कुछ विधायक जो अन्य दलों में है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साथ दे सकते हैं। राजा भैया खुद विधायक है, उनके दल से एक और विधायक है, वो साथ आ सकते हैं। ऐसे अन्य छोटे दल जो है वो साथ आ सकते हैं, और कुछ विधायक अपने दल को छोड़ के भी आ सकते हैं। संजय सेठ जो है इससे पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं, वहां से राज्यसभा में भी उन्होंने उनको भेजा। आज मैं उनको सुन रहा था तो वो लगातार कह रहे थे कि वहाँ मतलब ज्यादातर लोगों से हमारी अच्छी बातचीत है, अच्छे ताल्लुक हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी में कहीं सेंध लगाने की तैयारी तो नहीं है? देखिए, संजय सेठ और दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत के दो ऐसे नेता हैं। संजय सेठ को मैं नेता नहीं मानूंगा, क्योंकि वो व्यवसायी हैं, बिल्डर है। तो ये लोग अच्छे मैनेजर हैं, इनके ताल्लुकात हर दलों में अच्छे होते हैं। इनकी जो शालीमार सिटी है उसमें हर एक नेता को इन्होंने फ्लैट दिया, बिल्डिंग दिया, तो सबसे अच्छे इनके ताल्लुकात हैं। तो हो सकता है कि लोग इनके साथ आ जाएं और इनको वोट दे दें। दिव्येंदु जी, अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल पर क्या कहा है, एक बार हम दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने मतलब पल्लवी पटेल इतनी नाराज हैं, उस पर उनका क्या कहना है। कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीजों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती हैं। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को एमएसपी दे दे
और किसानों की आय दोगुनी कर दें। अध्यक्ष जी कल पल्लवी पटेल ने कहा है कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो वोटिंग करने से ही मना कर दिया है, वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है। और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में हैं। इसका क्या मायने निकाला जाए? अरे मैं देखो, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा। अध्यक्ष जी, मैनपुरी में लगातार अभी कुछ दिनों से सांड के हमलों में 5 किसानों की मौत हुई है। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, अगर अब वो बजट पढ़ेंगे तो इन सरकार ने मुख्यमंत्री योजना चलाई है, जिसमें रखवाली करना चाहते हैं किसानों के खेतों की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अगर कोई इसको अनकोड करे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना। तो 50 करोड़ में सांड से कैसे सुरक्षा हो जाएगी? और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से किसी की जान न जा रही हो। ये सवाल कई बार विधानसभा में उठा है, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है। और तब नहीं ढूंढ रही जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 दिन के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा बड़ा जोरों पे है। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला हो। नहीं, कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें इस बार जीतने वाली है भाजपा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की सीटें बदलना चाहती है, केवल एक के सिवा। 80 की सीटों पर कईयों की टिकट कटने जा रही है और एक जो सीट है वो अपना क्षेत्र बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, जिन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी हो और टिकट काटने जा रहे हो तो वो क्या जीतेंगे? अगली सूची में क्या चाचा का नंबर है? अगली सूची में नहीं, अगर आप पे कुछ सुझाव हो तो बता दो। चाचा का क्या अगली सूची में नंबर है? अगर आपके पास कोई सुझाव हो और फिर आप ही कहोगे सब परिवार चुनाव लड़ गया, ये पत्रकार भी बड़े कमाल के होते हैं। अगर इनसे कहो, अभी पूछ रहे हैं कि टिकट क्यों नहीं दे रहे हो अपने लोगों को, परिवार के लोगों को, और हम टिकट दे रहे तो कहेंगे लो परिवारवादी पार्टी हो गई। नहीं, 3 लोगों को तो दिए भी चाचा ही। नहीं तो अभी 2-4 और दे देंगे। तो आप लोग क्या उम्मीद करते हो भाई? आप ही दिलवाना चाहते हो और आप ही चलाओगे कि परिवारवाद, तो हम कैसे बचेंगे भाई आपसे? तो चाचा कहाँ से लड़ेंगे? ये आने वाले समय में जैसे जैसे सूचियां आएंगी आपको सब जानकारी हो जाएगी कि पार्टी ने क्या फैसला किया। जी, तो अभी हमने अखिलेश यादव को सुना कि वो कैसे कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। मतलब कुल मिलाकर के वैसा अटैक जैसा वो पल्लवी नाराज हैं उस पर तो बहुत ज्यादा बोलने से वो बाएं दाएं सीधा जवाब कुल मिलाकर के नहीं दिया। लेकिन कुल मिलाकर के कहानी ये है कि राज्यसभा चुनाव में 8वें सीट पर जो हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन
इन सब के बीच ये निकल करके आ रही है कि पीडीए का मामला कहीं ना कहीं उस मामले में अखिलेश यादव घेर रहे हैं। पल्लवी पटेल ने तो यहाँ तक कहा है कि जो मतलब जया बच्चन है और आलोक रंजन है, ये दोनों उन्होंने जाति का नाम लेकर के कायस्थ बताया है, तो इसमें पीडीए कहाँ है, जिसकी बात मुलायम सिंह करते थे अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन अगर वो ये भी कहती हैं कि अगर मैं अपनी माँ के लिए अगर टिकट मांग रही हूँ तो इसमें गलत क्या है। तो कुल मिलाकर के सीधा सीधा मामला है। और कहीं ना कहीं पीडीए का जहां तक सवाल है तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इसमें घिर रहे हैं। एक तरफ तो डॉक्टर राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारे पार्टी के अगेंस्ट अगर वोट किया तो उनकी सदस्यता जाएगी, लेकिन अखिलेश ऐसा कुछ नहीं बोले, वो गोल गोल घुमाते रहे। तो आपको क्या लगता है कि पीडीए का मामला चुनाव से पहले अचानक से उठना और समाजवादी पार्टी के दो नेता दोनों एक ही सवाल उठा रहे, इसी तरह उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उठाया था, तो आगे कैसी पॉलिटिक्स जाती दिख रही है आपको? देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। अनुप्रिया पटेल भाजपा पे प्रेशर बना रही है, संजय निषाद भाजपा पे प्रेशर बना रहे हैं, इन दिनों जो ओम प्रकाश राजभर है वो भी प्रेशर बना रहे हैं। वैसे ही पल्लवी पटेल भी प्रेशर बनाना चाहती हैं। पल्लवी पटेल को इस बात का दुख है कि उनसे नहीं पूछा गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पल्लवी पटेल अपने माता को राज्यसभा भेजना चाहती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, राज्यसभा के प्रत्याशियों की भी सूची जारी कर दी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा जो भाजपा से बदायूं से सांसद है, वहां भी सीट घोषित कर दी। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भी प्रेशर बना रहे हैं कि कम से कम उनके बच्चों के लिए सीट तो दे दी जाए, उनको भी कहीं समायोजित कर दिया जाए। इसको लेके ये पूरी तरह प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिसमें अखिलेश यादव को ये लोग अरकब में लेना चाहते हैं। और जो ये पीडीए का नारा ये लोग दे रहे हैं, तो किसी एक जाति, एक मजहब, एक धर्म की बात करके सियासत में आप लोगों को बांट सकते हैं, सत्ता में नहीं आ सकते हैं। दिव्येंदु जी, पीडीए मामले पर एआईएमआईएम के नेता असीम बकार कहीं न कहीं अखिलेश यादव को घेर रहे हैं और वो भी सवाल समाजवादी पार्टी पर उठा रहे हैं। हम आप दर्शकों को सुनाते हैं कि वो आखिर कह क्या रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित करके उनका नामांकन कराया। पहला नाम आलोक रंजन, दूसरा नाम जया बहादुरी और तीसरा नाम रामजीलाल सुमन। पीडीए 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 चिल्ला चिल्ला के आप पीडीए आसमान सर पे उठाए हैं, और ये 3 नाम आपने घोषित किए, इसमें कहां है पीडीए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तीन नामों में पिछड़ा कहां है और अल्पसंख्यक कहां है? आप मुसलमानों के 100% वोटों पे दावेदारी करते हैं और मुसलमान आपको वोट भी देता है 95%, 98%, और जब राज्यसभा सदस्य देने की बात आती है तो आप ठिंगा दिखा देते हैं। ठिंगा, जब आपकी सरकार थी तब आपने 40 में से 36 एमएलसी बनाए थे यादव, और आज जब 3 राज्यसभा सदस्य आए तो मैंने एक चैनल पर भी कुछ दिन पहले आपके एक नेता से कहा कि मुसलमान को राज्यसभा भेजिए, एक को, हमारा हक है, भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम वोट देते हैं आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कौन होते हैं मांगने वाले? अखिलेश जी मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं और देंगे। कहां है, कहां दे रहे हैं आप? आपने 2 सीटें दे दी चित्रांश को, आलोक रंजन जी को और इनकलाब श्रीवास्तव साहब की पत्नी को, यानी अमिताभ बच्चन साहब की पत्नी को। 2 सीटें आपने 3 में से दे दी चित्रांश को। वो चित्रांश जो आपको वोट ही नहीं देता है, वो चित्रांश जिसका सारा का सारा वोट बीजेपी में जाता है। 70% का आपने उनको इसमें हिस्सा दे दिया 3 सीट में। मुसलमान का पूरा वोट लेने के बाद आपने मुसलमान को क्या दिया? मैं मुसलमान नेताओं से समाजवादी पार्टी के सवाल पूछ रहा हूं, खामोश क्यों हैं आप लोग? आपकी दिलेरी कहां चली गई? क्या आप गुलामों की तरह से हाथ बांधे अपने नेता के सामने सर झुकाए खड़े हैं? आपके हलक से यह भी आवाज नहीं निकल रही है अपने नेता से कि एक राज्यसभा दे दें उनको, मुसलमानों को? किस मुंह से आप 100% वोट मांगेंगे? अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है,
मैं मुसलमानों से इस बारे में बात करूंगा, मैं उनको आगाह करूंगा, मैं उनको जगाऊंगा कि वो लोग जो तुम्हारा 100% वोट लेते हैं सरकार बनाने के लिए, तुम उनकी सरकार बनाने की ताकत लगा देते हो, और जब लेने का वक्त आता है तो तुमको कुछ नहीं मिलता है। ये कैसे समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेता हैं कि जबान में गिठा बांधकर एकदम चुपचाप खामोश गुलामों की तरह से खड़े हैं। मैं लड़ाई लड़ूंगा मुसलमानों की, और आपको जवाब देना होगा कि कौन से पीडीए की बात कर रहे हैं आप। अल्पसंख्यक में बाकी कोई तो आपको वोट देता नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक में जो मुसलमान है वो आपको वोट देता है, और अपनी पूरी ताकत के हिसाब से, पूरी संख्या के हिसाब से वोट देता है आपको। और आप मुसलमानों के बल पर राजनीति भी करते हैं, और उसके बाद मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी। मैं उन तमाम समाजवादी पार्टी के मुसलमानों से कह रहा हूं, उठो, खड़े हो, आवाज उठाओ, लड़ो। क्या मैसेज दे रहे हैं कि पूरे भारत में आप ये मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को 100% वोट करता है, वही समाजवादी पार्टी मुसलमानों को एक रेजा बराबर 1% का भी हक देने पर राजी नहीं है। तो जब आप 100% वोट लेने के बाद मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे, तो बाकी पार्टियों में क्या मैसेज जा रहा है कि मुसलमानों को देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे मुझे कितनी गाली बकलें, मैं लड़ूंगा, मैं बोलूंगा, मैं खड़ा हूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं। ये दुनिया किसी मुर्दे की कहानी नहीं सुनती। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, मुसलमान नेताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं, जिंदा की तरह से बर्ताव कीजिए और अपनी आवाज उठाइए। जी, अब चलते चलते पल्लवी पटेल अगर एनडीए का हिस्सा बनती हैं तो उनका मतलब एनडीए में किस तरह की भूमिका होगी। वैसे उनके जो रिलेटिव हैं आशीष पटेल, उन्होंने उनका स्वागत किया है। आइए दर्शकों को सुनाते हैं कि आशीष पटेल ने आखिर क्या कुछ कहा है पल्लवी पटेल के लिए। देश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं सबसे चर्चा में है। कारण भी है कि समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया और एक कैंडिडेट को दे दिया। शुरुआत हम आपसे करते हैं। पल्लवी पटेल जो रिश्तेदार आपकी है, उनका एक ट्वीट आता है, उस पर से भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट देती है। भारतीय जनता पार्टी का पहले विजन क्लियर था, तो हम चुनाव नहीं कराने के मूड में है, साथ ही कैंडिडेट यहां चुनाव उतरेंगे। देखिए, हम लोग 8 की 8 सीट जीतने जा रहे हैं। ये पहले से तय था कि हम 8 सीट लड़ेंगे। लेकिन आपकी जो रिश्तेदार है पल्लवी पटेल, बात उस पर खुल के कर लेते हैं। आप बीजेपी की और एनडीए की पॉलिटिक्स करते हैं, वो इंडिया अलायंस में है, हमेशा से हमलावर रही है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी पे हमला कह रहे कि पीडीए समीकरण का तो ध्यान ही नहीं रखा गया। जो जातीय संतुलन की बात की गई, आलोक रंजन कायस्थ से आते हैं, जया बच्चन कायस्थ से आते हैं, एक पीडीए में उन्होंने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब आरोप लगा रहे हैं, तो अपने राजमाता को राज्यसभा में भेजना चाह रही थी, समीकरण फिट नहीं हुआ, उस कारण से वो विरोध कर रही है। रविदास मेहरोत्रा क्या थे, आनंद भदौरिया क्या थे, उस समय क्यों नहीं बोला? ये ड्रामा है, ड्रामा सब जानते हैं, और ड्रामा क्यों हो रहा है आप स्वयं समझदार हैं। निश्चित तौर पे ऐसे ड्रामे बहुत दिनों तक चलते नहीं हैं, धीरे धीरे सब लोग सब कुछ जान गए हैं। अगर इंडिया अलायंस की मजबूत करने की बात होगी तो क्या पहल करेंगे कि पल्लवी पटेल आपके खेमे में, आपकी अगर जिम्मेदारी एनडीए के नेतृत्व? देखिए, हमने तो हमेशा परिवार को एक करने का काम किया है। यहां पर कोई राजनीतिक लड़ाई ही नहीं। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि सब लोग आए और सब वो करें। लड़ाई यहां पर जो है, उन्हें आपको ये भी याद होगा कि माताजी जब चुनाव लड़ी थी 2022 का, तो हमने अपना कैंडिडेट हटा लिया था। हमें कोई ऐसी आपत्ति, सिर्फ लड़ाई इतनी है कि उन्हें अपनी छोटी बहन, जो सबसे छोटी बहन अमन है, उससे माफी मांगनी पड़ेगी और उसके हिस्से की संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। दे देंगी तो सारी लड़ाई खत्म। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी, राज्यसभा की तस्वीर क्या होगी, ये बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आशीष पटेल भारत एक्सप्रेस चैनल पे स्वीकार कर रहे हैं कि अगर पल्लवी पटेल को लाने के लिए पहल किया जाएगा तो उस पहल को मैं शुरुआत करूंगा, पाले में लाने की कोशिश करूंगा।
सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। आगे अपडेट आपको देते रहेंगे पल्लवी पटेल के मामले पे भी, और राज्यसभा चुनाव जो है उसमें भी काफी कुछ फेरबदल होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि 7 उम्मीदवार बीजेपी ने पहले घोषित किए, उसके बाद 8वें प्रत्याशी भी आज उन्होंने नामांकन कर दिया, संजय सेठ ने। तो क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि 7 तो कंफर्म है, लेकिन 8वें के लिए भी बीजेपी कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए सिर्फ 1 वोट की और जरूरत है। तो क्या कुछ चल रहा है, बहुत दिलचस्प मुकाबला रहेगा, और हम इस पर भी अपडेट आपको कराते रहेंगे। उसके अलावा पल्लवी पटेल बहुत नाराज चल रही हैं, वो मामला भी हम आगे भी उस पर डिस्कस करते रहेंगे इस बुलेटिन में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।